आज हम ल्यूशन के सामान्य ज्ञान के सेक्शन में देखते हैं कि हिस्ट्री सेक्शन को देखेंगे। और हिस्ट्री सेक्शन आज हम आधुनिक भारत को देखते हैं। उत्तरकालीन मुगल सम्राट के उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह को शाह बेखबर के उपनाम से पुकारा जाता था। जहांदार अपने शासनकाल में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। मुगलकालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। जहांदार शाह को अस्पष्ट मूर्ख भी कहा जाता है। फर्रुखसियोर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। मुगलों में से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक क्या है? अवध सादत खान, हैदराबाद चिनक्लिज खान और निजामुल मुल्क असफ जाह। रोहिलखंड हो गया वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खान। बंगाल हो गया मुर्शिद कुली खान। कर्नाटक हो गया सादुल्ला खान। भरतपुर हो गया चुरामन और बदन सिंह। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सादत खान को बुरहानुल मुल्क की उपाधि दी और सादत खान का असली नाम पीर मोहम्मद अमीन था। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली खान की हत्या कर दी। ठीक है ना। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और उस समय दिल्ली का शासक जो था वो मोहम्मद शाह था। उसके बाद कहता है कि नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था और नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्त ताऊस तथा कोहिनूर हीरा लेकर पारस वापस लौटा। तख्त ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ और इस युद्ध में मराठा की हार हुई। गुलाम कादिर खान ने 1806 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय को हत्या करवा दी। बहादुर शाह द्वितीय जफर अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया गया। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खान था। उसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया। भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत में पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आए। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था कर्नेलिस डोस्टमान। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 को अंग्रेजों और डचों के मध्य हुए बेदरा युद्ध से हुआ। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी को 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 में जहांगीर के दरबार में आया था। 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री सूरत में 1608 में खोली गई। 1611 में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेज ने मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। 1668 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण चार्ल्स को दहेज के रूप में बम्बई प्राप्त हुआ, जिससे उन्होंने 10 पाउंड में वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा। 1698 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानाती, कालीघाट और गोविंदपुर सूतानती, कालीघाट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। कालांतर में यही कलकत्ता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखी।
भारत में फ्रांसीसी की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित की गई। 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडीचेरी की स्थापना की। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में हुई एला शापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इस संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749-1754 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई। इसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पौंडीचेरी की संधि के साथ युद्ध विराम हुआ। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ, जो 1756 में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। 1760 ईस्वी में अंग्रेज सेना ने सर आयर कूट के नेतृत्व में वांडीवाश की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। 1761 में अंग्रेज ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसी से छीन लिया। 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया। 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। बंगाल पर अंग्रेजों का शासन देखो। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण पराजित हुआ और अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर ने अंग्रेजों से 1760 में हटकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुगदलपुर स्थानांतरित किया। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों और मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए और इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुंडो था। बक्सर के युद्ध के बाद एक बार फिर मीर कासिम की जगह मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। 5 जनवरी 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों के मैसूर से संबंध क्या थे? देखो, 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु 1782 में द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में पातशाह की उपाधि धारण की। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। टीपू की मृत्यु चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हो गई। 1760 ईस्वी में मौंडीवाश का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज ने सर आयरकूट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व में वाली फ्रांसीसी को पराजित किया। और प्रथम अंगल मैसूर युद्ध 1767 से 1759। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध 1780 से 84 वॉरेन हेस्टिंग। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 कर्नवालिस। चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध 1799 से लॉर्ड वेलेस्ली। महत्वपूर्ण संधि कौन कौन सी हुई? प्रथम अंगल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि 1759 ईस्वी। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792। टीपू की मृत्यु चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हो गई। 1760 में वांडीवाश का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज ने सर आयरकूट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। सिख एवं अंग्रेज। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक को है। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। सन 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर धर्मशाला और लंगर स्थापित करवाए। संगत पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया, जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक की सन 1539 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। सन 1539 से 52 के बीच रहे। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। उन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया। सिखों के तीसरे गुरु जो थे वो अमरदास थे। सन 1552 से 74 ईस्वी थे। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरुपुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की।
बीबी के पति रामदास सिखों के चौथे गुरु हुए 1574 से 81 के बीच। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा और इस प्रकार उन्हें गुरुपद को पैतृक बनाया। गुरु अर्जुन सन 1581 और 1605 ईस्वी में सिखों के 5वें गुरु हुए। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। गुरु अर्जुन ने आदि ग्रंथ की रचना की और इसमें गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत संकलित हैं। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जुन को मरवा दिया। सिखों के छठे गुरु गोविंद सिंह 1606 से 1645 ईस्वी हुए। उन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया और अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे और दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। उन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। सिखों के 7वें गुरु हरराय उन्हें उत्तराशिकु को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया। सिखों के 8वें गुरु हरिकिशन हुए। उनकी मृत्यु चेचक से हो गई। उन्हें दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझना पड़ा। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर हुए। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने उन्हें वर्तमान शीशगंज और गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह हुए 1675 से 1708। इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहा। उन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य अर्थात प्रत्येक सिख की कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था और कार्यस्थली पाओता थी। उनके 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया। 1699 में वैशाली के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ अधिग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और यह अब गुरुवाणी सिख समुदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खान नामक पठान ने कर दी। बंदा बहादुर, जिनका जन्म 1670 में पुंछ जिले रजौली गांव में हुआ था, उसके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। बंदा बहादुर, उसके पिता रामदेव भरद्वाज राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में सिख राज्य स्थापित करने का था, इसलिए उन्होंने लोहगढ़ को राजधानी बनाया। उन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलवाए। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान की हत्या कर दी। मुगल बादशाह फर्रुखसिंह के आदेश पर 1716 में बंदा सिंह को गुरदासपुर नोगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। शाहदरा कत्लेगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहाँ बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतारा। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे-छोटे टुकड़ों में बंट गए। 1748 में नवाब कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हो गया। दल खालसा को जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसके बाद ये 12 दलों में विभाजित किया गया। इसे मिसल कहा जाता है। मिसल अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है समान। रंजीत सिंह का जन्म गुजरांवाला में 2 नवंबर 1780 में सुकर, चकिया, मिसल और मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। उनके दादा चरत सिंह ने 12 मिसलों में सुकर, चकिया, मिसाल को प्रमुख स्थान दिलवाया। 1798-99 में रंजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेडकॉक और महाराजा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। रंजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बंट गया: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर। महाराजा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। 7 जून 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। प्रथम अंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी में एवं द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध 1849 में हुआ। अंग्रेज एवं सिखों के मध्य हुई संधि। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी। लाहौर की संधि हो गई 9 मार्च 1846 ईस्वी। भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी। इस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। 20 अगस्त 1847 को महारानी जिंदा को राजा दिलीप सिंह से अलग कर 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला में लड़ी गई। सिख नेता और शेर सिंह अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई। दूसरी लड़ाई गुजरात के चेनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 को लड़ी और इस युद्ध में सिख बुरी तरह पराजित हुए। लॉर्ड डलहौजी ने 29 मार्च 1849 ईस्वी की घोषणा के द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्यों में कर दिया।
लॉर्ड डलहौजी ने महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 एवं 1765 से 67। इसने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले की कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी। तो इसने मुगल सम्राट का शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया था। ठीक है ना। इसमें कहता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप नवाब, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा और बिहार खान के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया था। अन्य गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग थे 1767 से 59 में और कॉर्टिपर थे 1759 से 72 में। वॉरेन हेस्टिंग थे 1772 से 74 में। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल कौन था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया था। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया और इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग 1774 से 85 ईस्वी में हुआ। वॉरेन हेस्टिंग 1750 में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बना। कासिम बाजार। वॉरेन हेस्टिंग 1774 से 85 ईस्वी। वॉरेन हेस्टिंग 1774 से 85 ईस्वी इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। 1772 में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना की। इसने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। वॉरेन हेस्टिंग ने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया और इसी के समय 1792 में जोनाथन डंकन से बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस को हेस्टिंग ने आश्रय प्रदान किया। इसी समय पर सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद कर दी। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद कर दी। इसी के समय में 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स अगस्टस हेकी ने किया था। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में एक कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक एवं कलकत्ता के बाहर का मुकदमा सभी सुना जाता था। अब दोनों पर्दा सहमत हो। इसकी प्रथम अंग्ल भारत मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी के बीच, द्वितीय अंग्ल मराठा युद्ध 1780 से 84 ईस्वी के बीच वॉरेन हेस्टिंग के समय में ही हुआ। प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि हुई 1782 ईस्वी में। द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि हुई 1784 ईस्वी के द्वारा समाप्त हुई। इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के विरोध में इस्तीफा देकर वॉरेन हेस्टिंग फरवरी 1784 में इंग्लैंड पहुंचे तो वर्ग द्वारा इसके ऊपर महाभियोग लगाया गया, परंतु 1799 में इसे आरोपी से मुक्त कर दिया गया। जॉन मैकफरसन 1785-86 इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। लॉर्ड कर्नवालिस 1786 से 93 और 1805 ईस्वी इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। इसे भारतीय न्यायाधीश से युक्त जिला फौजदारी अदालत को समाप्त कर इसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त की गई। कर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था।
पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों को व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दारोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन और डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। 1793 में अस्थायी बंदोबस्ती की पद्धति लागू की गई, जिसके तहत जमींदारों को अब भूरासब का लगभग 90% यानी 10/11वां भाग कंपनी को और लगभग 10% 1/11वां भाग अपने पास रखना होता था। अस्थायी बंदोबस्ती की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया। इसमें जमींदार भूरासब की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। सर जॉन शोर 1793 से 98 इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली के से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि करने वाले राज्य थे हैदराबाद 1798 ईस्वी, मैसूर हो गया 1799 ईस्वी, तंजौर हो गया अक्टूबर 1799 ईस्वी, अवध हो गया 1801 ईस्वी, पेशवा हो गया दिसंबर 1801 ईस्वी बराबर और भोसले हो गया दिसंबर 1803 ईस्वी, सिंधिया हो गया 1804 ईस्वी और अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी और भरतपुर थे। इसी समय टीपू सुल्तान चौथे अंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में मारे गए। इसी ने कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 में दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र इसकी मृत्यु हो गई। सर जॉर्ज वारलो 1805 से 1807 ईस्वी, वेलोर में सिपाही विद्रोह इसके काल की महत्वपूर्ण घटना है। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 ईस्वी इसके काल में रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 ईस्वी, इसी के समय अंगल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी में हुआ। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 में अंग्रेज और गोरखों के बीच संगोली की संधि के द्वारा अंगल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। इसके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेता ने वासिल मोहम्मद चीतू और करीम खान थे। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। इसी के समय 1822 का टेनेंसी एक्ट और काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। लॉर्ड एमहर्स्ट हो गया 1823 से 1828 ईस्वी। लॉर्ड एमहर्स्ट हो गया 1823 से 1828 ईस्वी। इसके समय में प्रथम अंगल बर्मा युद्ध हुआ 1824 से 1826 में लड़ा गया। ठीक है ना। 1826 में बर्मा और अंग्रेजों के बीच यंडबू की संधि हुई। 1826 में बर्मा और अंग्रेज के बीच यंडबू की संधि हुई। 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय में हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1835। 1803 में ये मद्रास का गवर्नर था। इसी के समय 1806 में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने और कानों में बालियां न पहनने देने पर बेलोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1833 में चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया और बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। नोट: अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था, लेकिन बेंटिक ने कर्नल सलीमन की सहायता से 1830 तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। सन 1835 में बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इसी के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। बेंटिक ने 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग और मध्य कचेर को हड़प लिया। इसमें भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया गया। इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया। चार्ल्स मैडकॉक 1835 से 36 इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटाए, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42 ईस्वी, इसी के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है प्रथम अंगल अफगान युद्ध 1839 से 42 ईस्वी। 1839 में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया।
लॉर्ड एलनब्रो हो गया 1842 से 44। प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। सिंध को अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ 1843 के एक्ट 5 के द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग हो गया 1844 1848 ईस्वी। इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम अंग्ल सिख युद्ध 1845-46। इसमें अंग्रेज विजयी हुए। इसने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 ईस्वी। द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय और 1849 में जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। द्वितीय अंग्ल बर्मा युद्ध और सन 1852 में लोअर बर्मा और पिंगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 में उस पर अधिकार कर लिया। 1852 में एक इनाम कमीशन की स्थापना हुई। ठीक है ना, 1852 में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भूमि रहित जागीरदारों का पता करके उनसे छीनना। भूमि कर रहित जमींदार, इसका उद्देश्य भूमि कर रहित जमींदारों का पता करके उनके छीनना। डलहौजी का शासनकाल उसके डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स व्यवगत सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है। इसी नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे सर्वप्रथम सतारा 1848 ईस्वी में, जैतपुर बुंदेलखंड संबलपुर 1848 ईस्वी, जैतपुर संबलपुर उड़ीसा 1849 ईस्वी, बघाट हिमाचल प्रदेश 1850 ईस्वी, उदयपुर मध्य प्रदेश 1852 ईस्वी, झांसी 1853 और नागपुर 1854 ईस्वी। 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगा रखकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। सन 1856 में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने सन 1854 ईस्वी के वुड डिस्पैच को लागू किया और इसके अनुसार जिलों में एग्लो वर्नेकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज और 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसी कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में एक विश्वविद्यालय स्थापित किए और साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निर्देशक नियुक्त किए। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है और इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई। 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई। सन 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन शुरू हुआ। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसने सन 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। इसी के समय में 1854 में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की गई। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया और इसी के समय में भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगी परीक्षा शुरू हुई। डलहौजी ने नरबली प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 ईस्वी, यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वाइसराय था। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सन 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। कैनिंग के समय इंडियन हाईकोर्ट एक्ट पारित हुआ और इसके द्वारा बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1856 में कैनिंग के समय में ही सन 1856 की विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ और मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 में कानून बना दिया गया और सन 1859 में अपराध विधान संहिता लागू की गई। व्यवगत सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ और पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। लॉर्ड एल्गिन 1862 से 63 ईस्वी ने बहावी आंदोलन का दमन किया और 1863 में धर्मशाला में इसकी मृत्यु हो गई। लॉर्ड लॉरेंस हो गया 1864 से 59 ईस्वी। 1865 ईस्वी में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया। अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। इसी के समय में उड़ीसा में सन 1866 में और बुंदेलखंड एवं राजपूताना में 1868-69 में भीषण अकाल पड़ा। इसने चैम्बेल हेनरी के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया। 1865 ईस्वी में इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। लॉर्ड मेयो 1859 से 72 ईस्वी। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। इसने सन 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की। एक अफगान ने सन 1872 में चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी। लॉर्ड नॉरबुक
लॉर्ड नॉर्बुक 1872 से 76 ईस्वी। इसके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। इसने बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा की कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई को बंद करना था। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन इसी के समय में हुआ था। कूका आंदोलन किसके समय में हुआ था? नॉर्थब्रुक के टाइम में। लॉर्ड लिट्टन 1876 से 80। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार था, निबंध लेखक था, साहित्यकार था। साहित्यकाश में से ओवेन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता था। इसके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा। लिट्टन ने रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की। 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया था और मार्च 1878 में लिट्टन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नेकुलर एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाए थे। विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोमप्रकाश को प्रतिबंधित कर दिया था। पायनियर अखबार के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया। पायनियर अखबार ने वर्नेकुलर प्रेस एक्ट का 1878 का समर्थन किया। इसी के समय में सन 1878 ईस्वी को भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ और जिसके तहत शस्त्र रखने और व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया। इसने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। लिट्टन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना की। पाश्चात्य महाविद्यालय की स्थापना की। लॉर्ड रिपन 1880 से 84 ईस्वी। लॉर्ड रिपन जो था वो 1880 से 1884 ईस्वी के बीच था। रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए सन 1882 में वर्नेकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। इसके समय में ही भारत में सन 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती थी। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। रिपन के द्वारा ही सन 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। रिपन के समय में शैक्षणिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। इसके समय में